चलो भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सर्विस चार्जेस बदल दिए, ये करना था अपने को, याद है क्या? 1 अक्टूबर से बैंकों ने अपने सर्विस चार्जेस चेंज कर दिए। हेलो गाइस, ठीक है। चलो, हाँ हाँ, ये तो मैं समझ गया हूँ, मैं तो बस कॉन्सेप्ट पूछ रहा था। क्लियर है? ठीक है, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्विस चार्ज रिवाइज कर दिए। ठीक है, कब से किए? 1 अक्टूबर। काय काय पे? कैश विड्रॉ करोगे तो चार्ज लगेगा, एवरेज मंथली बैलेंस में कम बैलेंस रखा अगर अकाउंट में तो चार्ज लगेगा। आ रहा है समझ? मतलब बहुत सारी चीज़ों पे चार्जेस जो हैं वो लगा दिए। विजय माल्या पैसे लेके भग गया, नीरव मोदी पैसे लेके भग गया, तो बैंकों के पास कम बचे, तो बैंक कहाँ से वसूल रहे हैं? लोगों से। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब एवरेज मंथली बैलेंस है ना, तो खैर ये तो रिड्यूस कर दिया एवरेज मंथली बैलेंस, हमने कहा कि चलो कम मेंटेन करो, ठीक है ना, 5,000 से 3,000 कर दिया। लेकिन 3,000 अगर नहीं मेंटेन किया, ठीक है ना, और 50% से नीचे गया, मतलब 1,500 से नीचे गया, तो 10 रुपये लग जाएगा, और जीएसटी अलग से। और अगर मान लो कि 75% से नीचे गया, 75% से नीचे गया का मतलब क्या है कि 750 से नीचे गया बैलेंस, तो फिर 15 रुपये का फाइन लग जाएगा, और जीएसटी अलग से। आ रहा है समझ में? सेमी अर्बन ब्रांचेस में क्या है कि आपको एवरेज मंथली बैलेंस कितना रखना है? 2,000। छोटी सिटीज़ है ना सेमी अर्बन, है ना। और रूरल में कितना है? मिनिमम 1,000 बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। बोलो गाइस, क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? देखो फिर, इफ़ द शॉर्टफॉल इज़ लेस देन 50% फॉर सेमी अर्बन एरियाज, तो 7.5 रुपये का चार्ज लगेगा, और 50 to 75% है तो 10 रुपये का चार्ज लगेगा। ठीक है, मतलब आ रहा है समझ में? और 75% से नीचे गिरा तो 12 रुपये का चार्ज लगेगा। एवरेज मंथली बैलेंस रूरल के लिए 1,000 है, 50% नीचे गिरा तो 5 रुपये लगेगा, और अगर और नीचे गया तो 7.5, और नीचे गया तो 10 रुपये। क्लियर गाइस? ठीक है, चलो। एनईएफटी और आरटीजीएस पता है आपको क्या होते हैं? गाइस गाइस गाइस, एनईएफटी और आरटीजीएस क्या होता है? ये तो लिखा हुआ है, वो थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं। फुल फॉर्म तो सामने ही दिख रहा है। आवाज़ कट रही है तुम्हारी। देखो, आरटीजीएस क्या है? हेलो, हेलो। चल, कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है। हाँ बेटा बोल। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी वॉइस में भी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ मुस्कान बोलो। बहुत बढ़िया, ठीक है। समझ गए गाइस? आरटीजीएस इमीडिएट होता है। आरटीजीएस जो है वो इमीडिएट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, तो जो ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं उसके चार्जेस भी चेंज कर दिए गए हैं। एनईएफटी आरटीजीएस जो है डिजिटल मीन से फ्री हैं, फीस आर इम्पोज एट ब्रांचेस, ठीक है ना। एनईएफटी ट्रांजेक्शन 10,000 तक के 2 रुपये चार्ज लगेगा प्लस जीएसटी, और 2 लाख के ऊपर है अगर, तो बैंक कितना चार्ज करेगा? 20 रुपये प्लस जीएसटी, है ना। आरटीजीएस ट्रांसफ़र बिटवीन 2 lakhs to 5 lakhs, कस्टमर को कितना देना पड़ेगा? 20 रुपये प्लस जीएसटी, और 5 लाख के ऊपर जो है 40 रुपये प्लस जीएसटी। बोलो भाई, क्लियर है ये? है ना, इतना अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे तो इतने इतने चार्जेस लग जाएंगे। फिर क्या बोल रहे हैं? एज पर द न्यू चार्जेस ऑन डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स, ठीक है, कैश डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट विल बी फ्री फॉर अप टू 3 transactions इन अ मंथ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो? कैश डिपॉजिट्स इन सेविंग्स अकाउंट
विल बी फ्री फॉर अप टू 3 ट्रांजेक्शन्स इन अ मंथ। ठीक है, सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट जो है वो 3 ट्रांजेक्शन्स तक फ्री रहेगा। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद 50 रुपये लगेगा प्लस जीएसटी। बहुत ही बकवास चीज़ें हैं यार ये। आ रहा है समझ में? कायदे से ये करंट अफेयर्स में तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है चलो, बहुत ही बेकार है। आ रहा है समझ में? ये सब चीज़ें जो करंट अफेयर्स में दे रहे हैं, चलो ठीक है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट ऑफ कैश एट नॉन होम ब्रांच। नॉन होम ब्रांच पता है क्या होती है? बताओ। जैसे मान लो हम लेबर चौक में हैं, तो जो मान लो बैंक ऑफ इंडिया लेबर चौक है, तो लेबर चौक ब्रांच जो है, इसमें अगर मान लो मेरा खाता है तो वो हो गई मेरी होम ब्रांच। और बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी और एरिया में अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया के पास जाऊँगा तो वो होम ब्रांच नहीं है, आ रहा है समझ? वो नॉन होम ब्रांच है। तो मतलब मेरी वाली जो ब्रांच है उसके अलावा मैं किसी और ब्रांच में अगर पैसे जमा कराऊँ तो 2 लाख से ज़्यादा नहीं करा सकता। देयर आफ्टर ट्रांजेक्शन द नॉन होम ब्रांच मैनेजर गेट्स टू डिसाइड इफ़ द बैंक कैन एक्सेप्ट मोर कैश। आ रहा है समझ में? है ना? उसके बाद जो है नॉन होम ब्रांच मैनेजर जो है वो डिसाइड करता है इफ़ द बैंक कैन एक्सेप्ट मोर कैश। क्लियर है? ठीक है ना? मतलब उसके ऊपर मैनेजर के हाथ में है। ठीक है, मीन वाइल अकाउंट होल्डर्स जिनका एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 है, उनका फ्री कैश विड्रॉल है महीने में 2 बार, है ना? और जिनका 25,000 से 50,000 है वो उनके पास 10 फ्री कैश विड्रॉल्स हैं। चार्जेस फॉर ट्रांजेक्शन बियॉन्ड द फ्री लिमिट आर 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी। फॉर अबव 50,000 टू 1 लाख चार्जेस जो हैं 15 रुपये हैं। और 1 लाख के ऊपर जो है फिर आपके पास अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन फ्री है ना? 1 लाख के ऊपर अगर आपका ट्रांजेक्शन आपका बैलेंस है तो आप कितनी भी बार कैश विड्रॉ कर सकते हैं। नहीं नहीं, मोर कैश, कैश नॉन होम ब्रांच में जो है फिर वो मैनेजर के ऊपर है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? क्योंकि दूसरी ब्रांच में कर रहे हो ना, आपको कैश डिपॉजिट करने मिल रहा है दूसरी ब्रांच में, यही बड़ी बात है। अगर नोटिस करके देखो आप तो समझ में आ रहा है? धांधली वगैरह हो जाती है ना इसके लिए। नॉन होम ब्रांच मतलब कि चेन्नई में बैठ करके मैं अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा रहा हूँ कैश। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा लफड़ा वाला हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है क्या कि कितने अमाउंट पे कितना चार्ज इन जीएसटी। देखो बेटा, करंट अफेयर्स का तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार, मेरे हिसाब से तो इस टॉपिक को ही नहीं होना चाहिए था। अरे समझ, लेकिन अब है तो क्या करोगे? ऑब्वियस ही बात है, फिर इस पॉसिबिलिटी को भी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी काफ़ी कम लग रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस की। ठीक है गाइस, चलो। अब जो दिक्कत हुई थी पीएमसी बैंक है, ये टॉपिक ज़्यादा मार्क्स का आएगा, किसने बोल दिया बेटा? हमको कुछ नहीं पता कौन सा टॉपिक ज़्यादा नंबर का आएगा, कौन सा कम आएगा। कोई क्लेम भी करता है ना तो गलत कर रहा है। मैक्सिमम डेटा हमारे पास इस बात का ये है ना? मैक्सिमम डेटा हमारे पास इस बात का ये है कि जो मॉक टेस्ट है उसमें क्या पूछा गया है। समझ में आ रहा है? और उसके अलावा जो इंस्टीट्यूट है वो बिल्कुल फ्री है कि वो जहाँ से जैसा चाहे पेपर बनाना चाहे वो बना सकता है। जब तक हम लोग 3-4 पेपर्स देख नहीं लेते तब तक हम इंस्टीट्यूट की मेंटालिटी का पता नहीं लगा सकते हैं। हालांकि अगर मैं पुराने सी एस फाउंडेशन से कंपेयर करूँ कि जब एमसीक्यूज आते थे तो किस तरीके के आते थे और किस तरीके का उनका टेम्परामेंट था इंस्टीट्यूट का, तो ये मान करके चल लो कि टफ़ क्वेश्चंस तो नहीं आते अगर मैं उसको ध्यान में रख करके अगर मैं एनालिसिस करूँ। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है ना? कि मैं ना साइंटिफिक ज्योतिष हूँ, समझ में आ रहा है? प्योर ज्योतिष नहीं हूँ मैं ही नहीं बता सकता कि पेपर कैसा आएगा, ये कोई नहीं बता सकता। अगर कोई क्लेम भी कर रहा है कि वो बता सकता है तो वो झूठ बोल रहा है बेटा। अरे समझ में, क्लियर झूठ है। ठीक है ना? इसी चक्कर में लोग बाबाओं के पास जाते हैं क्योंकि वो एकदम कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि अरे तुमको देखना नौकरी मिल जाएगी, तुमको ये मिल जाएगा। अरे समझ में, बिल्कुल बकवास है। स्टैटिस्टिक्स है, प्योर स्टैटिस्टिक्स। सी सीट का एक भी पेपर नहीं हुआ तो सी सीट के बारे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। सी एस फाउंडेशन एमसीक्यू होता था, समझ ना रहा, उसके पेपर हमने देखे हो तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा दे रहा हूँ। बाकी हाँ, पॉसिबिलिटी अपार है। समझ में आ रहा है कि क्या आ सकता है, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है मतलब। ठीक है, मैं थोड़ा इंस्टीट्यूट की मेंटालिटी के बारे में बता सकता हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली अवॉइड करता है इंस्टीट्यूट, लेकिन ठीक है ना?
तो आरबीआई ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को क्या कर दिया, ठीक है ना, अंडर डायरेक्शंस उसको बंद कर दिया 6 मंथ्स के लिए, है ना. दिस मीन्स कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द बैंक्स फंक्शंस लाइक लेंडिंग एंड विड्रॉल्स बाय द कस्टमर्स वो रुक गए. एज पर डायरेक्शंस डिपॉजिटर्स को 1,000 रुपये मात्र निकालने का मौका दिया गया. 1,000 रुपये निकाल सकते हो अपने बैंक से या करंट अकाउंट से, कितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया हो आपने, सब्जेक्ट टू कंडीशंस. आ रहा है समझ में, ठीक है. तो पीएमसी बैंक मुंबई में जिसके भी पैसे थे वो लिटरली डूब गए. महाराष्ट्र विदाउट प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग from the Reserve Bank will not be able to grant or renew any loans and advances, make any investment, incur any liability including borrowal of funds and acceptance of fresh deposits, disburse, agree to disburse, कोई पेमेंट नहीं करेगा, मतलब पूरे restrictions जो हैं वो लगा दिए. ऑब्लिगेशन अदरवाइज एंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, कुछ प्रॉपर्टी नहीं बेचोगे, पूरा ब्लॉक कर दिया मतलब उसको. आ रहा है समझने, उसने कहा जो करोगे हमसे पूछ के करना, ठीक है. The directions shall remain in force for a period of 6 months from the close of the business of the bank on 23rd of September 2019. सितंबर में किया था, 6 महीने हो चुके हैं. तो आप ये मान करके चल लो कि ऑलमोस्ट बंद हो गया है. हमको इसी के कंटेंट के साथ रहना है, इसलिए अपन जनरल ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है ना. क्लियर है. चलो बढ़े आगे. आईसीआईसीआई बैंक जो है वो 450 न्यू ब्रांचेस ओपन करने वाला है. सोच के देखो. आईसीआईसीआई बैंक अनाउंस एक्सपेंशन ऑफ रिटेल नेटवर्क बाय द कंपनी बाय एडिंग 450 न्यू ब्रांचेस इन फाइनेंशियल ईयर 20. Of these, the bank has already added 320 branches so far and has crossed the milestone of having 5,000 branches across the country. ठीक है ना. Milestone branch was set up in the थाने. थाने में मतलब 5,000वीं ब्रांच जो है वो उन्होंने लगाई, ठीक है ना. और अगर इसके बारे में डेटा चाहिए तो RBI.org में जा कर के देख सकते हैं. तो इसमें काम का क्या है, ये 320 ब्रांचेस, ये 5,000 ब्रांचेस, ये 450 ब्रांचेस. आ रहा है समझ में, ठीक है. थाने महाराष्ट्र, ये माइलस्टोन ब्रांच. माइलस्टोन ब्रांच मतलब 5,000वीं ब्रांच एक तरीके से, ठीक है. फिर क्या बोल रहे हैं, करेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंस और स्टॉक मार्केट. तो क्या बोल रहा है देखो, डिसइन्वेस्टमेंट इन LIC. डिसइन्वेस्टमेंट इन LIC मतलब एक तरीके से बोलेंगे अपन प्राइवेटाइजेशन, है ना. मतलब कि गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग जो है वो छोड़ रही है. अभी तक ये गवर्नमेंट कंपनी कहलाती थी, अब क्या कहलाएगी, सिंपल पब्लिक कंपनी. याद रखना बेटा, पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी अलग अलग होती है, याद रखना, है ना. हर पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती. गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसका मिनिमम 50% शेयर कैपिटल, 50% प्लस शेयर कैपिटल जो है CG, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के पास मिला के होता है. ऑल्सो subsidiary of a government company is also a government company. देख लो एक बार इसको. ठीक है गाइस, बोलो बोलो बोलो.
ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट पे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, है ना, निर्मला सीतारमन जी, ये भी एक जीके का क्वेश्चन। यूनियन बजट 2020 में उन्होंने बोला कि एक पार्ट LIC का वो जो है ना, बाय वे ऑफ IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब कि शेयर इशू करना। यानी कि तुम समझ लो कि गवर्नमेंट के पास अधिकार है, गवर्नमेंट के पास शेयर है, गवर्नमेंट अपने शेयर बेच देगी, आम लोग खरीद लेंगे। इसको बोलेंगे अपन कि डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि कंट्रोल सरकार के पास से किसके पास चले जाएगा? इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। उसके जो ओनर हैं वो कौन हो जाएंगे? जनरल पब्लिक। ठीक है ना। She mentioned that the listing of companies on a stock exchange discipline a company and provides access to financial market and unlock its value। वो कह रहे हैं कि यार उसके पास उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा ऐसा कह रही है वो। It also gives opportunity for retail investor to participate in the wealth so created। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसकी वेल्थ में पार्ट ले सकते हैं। क्लियर है गाइस? ऐसा ऐसा बोला मतलब मैंने, ठीक है ना। तो तुम ये समझ लो कि LIC अभी तक गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो जैसे क्लेम करना है या कुछ भी है ना, मान लो लाइफ इंश्योरेंस कराया, मैं मर गया, मैंने लाइफ इंश्योरेंस कराया और मैं मर गया, तो LIC से क्लेम मिलने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी थी, वेलफेयर का ज़्यादा सोचती थी। अब क्या होगा, थोड़ी टेस्टिंग वेस्टिंग बढ़ सकती है। आ रहा है समझ? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आ रहा है समझ गाइस? ठीक है। फिर टैक्स कंसेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हम चाहते हैं कि बाहर से पैसा आए, सरकार चाहती है कि बाहर से पैसा आकर के इंडिया में लगे, है ना। तो इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज द इन्वेस्टमेंट बाय द सॉवरेन वेल्थ फंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट in the priority sector, the Union Budget 2020 proposed to grant 100% tax exemption to the interest, dividend and capital gains income in respect of investment made in infrastructure and other notified sector before 31st March 2024 with a minimum lock-in for 3 years। इसका मतलब अगर मिनिमम 3 years के लिए किसी ने इंडिया में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, तो डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह पे टैक्स नहीं लगेगा। याद रखना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है यहाँ पर। इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, और भी कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। थोड़ा सा हाई लेवल है बेटा, मुझे बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी वो कहलाती है अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 51% से ज़्यादा के शेयर्स होल्ड कर रही है ना, तो ये कंपनी जो है वो सब्सिडरी कहलाती है, और ये कहलाती है होल्डिंग। ठीक है। नहीं नहीं, कंट्रोल्ड कंपनी मतलब ये जिसके शेयर्स, जैसे A लिमिटेड है और A लिमिटेड के पास B लिमिटेड के शेयर्स हैं, तो B लिमिटेड सब्सिडरी है। B लिमिटेड जिसके शेयर्स, आप नाम से आइडेंटिफाई करो ना, होल्डिंग कंपनी मतलब जो होल्ड कर रही है शेयर्स। ठीक है ना। और सब्सिडरी में डाउनवर्ड वाली फील आती है थोड़ी सी। ठीक है। फिर क्या है, अबॉलिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एंड कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या था, कंपनीज को बोला गया था कि अगर आप डिविडेंड बांटेंगे तो कुछ पैसा गवर्नमेंट को भी टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट एंड टू प्रोवाइड रिलीफ। अच्छा, वो हटा दिया गया, पहले ये था, मतलब कि ये समझ लो ऐसा था कि 100 रुपये अगर लोगों में बांट रहे हो तो 10 रुपये या 15 रुपये गवर्नमेंट को दे दो।
बहुत फिजूल का टैक्स था ये, इनकम टैक्स के दायरे में आ रहा था लेकिन इनकम पर नहीं था ये टैक्स, एक तरीके से बहुत डबल टैक्सेशन टाइप का था। आप लोग अगले लेवल में समझ जाओगे जब आप लोग टैक्स वगैरह पढ़ोगे ना, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती थी तो उसको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है ना। तो in order to increase the attractiveness of Indian equity market and to provide relief to a large scale of investors, Union Budget 2020 has proposed to remove DDT and adopt the classical system of dividend distribution, ठीक है ना, dividend taxation under which companies would not be required to pay DDT। मतलब पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था, बीच में आया, अब हटा दिया वापस से। समझ में आ रहा है, यानी अगर कंपनीज अब टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगी तो उनको, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगी तो उनको टैक्स नहीं लगेगा। सर ये शेयर्स में पढ़ा है हमने, ओके सर ये अभी नहीं होता, ये अमेंडमेंट है कि अब टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। द डिविडेंड शैल बी टैक्स ओनली इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट एट द एप्लीकेबल रेट। रेसिपिएंट मतलब कि जो शेयर होल्डर, उनको जो मिल जाएगा उनके हाथ में लगेगा जितना भी टैक्स लगेगा, है ना। इस मूव से क्या होगा, कंपनीज जो है ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, देयरफॉर ऑल्सो इंक्रीजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ द शेयर होल्डर्स, जिससे शेयर होल्डर ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे। इससे ग्लोबल इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे और इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है। ये सारी बातें एमसीक्यू रेलेवेंट नहीं है, कहानियाँ हैं, मतलब कि क्यों हम ये कर रहे हैं। टू रिमूव द कास्केडिंग, इट इज ऑल्सो प्रपोज टू अलाउ डिडक्शन फॉर द डिविडेंड रिसीव बाय द होल्डिंग कंपनी फ्रॉम इट्स सब्सिडी, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, होल्डिंग को सब्सिडी से डिविडेंड मिला तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा, है ना, प्रपोज्ड, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ये होगा, इंडिया स्टेज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, ठीक है, इंडिया स्टेज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड फेवर डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब दुनिया भर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज़ समझ में आ रहा है, आपको पता है जियो प्लेटफॉर्म्स में, जियो प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, फेसबुक ने करी है, एटलांटा करके फर्म्स ने करी हुई है, और एक और किसी फर्म ने करी है। लेटेस्ट न्यूज़ है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, समझ में आ रहा है। तो अभी तक लगभग 60,000 करोड़ रुपए जुटा चुका है जियो प्लेटफॉर्म्स, मुकेश अंबानी की कंपनी में। आ रहा है समझ में, इतना पैसा आ चुका है, तो बहुत अच्छा मूव है ये, समझ में आ रहा है, क्लियर। हाँ माइक्रोसॉफ्ट भी करने वाला है, ठीक है ना। तो इंडिया स्टेज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड फेवर destination for investment. A bold historic decision has been taken to reduce the corporate tax rate from the new companies in the manufacturing sector to an unprecedented level of 15%. For existing companies, the rate has been brought down to 22%. Existing companies के लिए रेट कितना कर दिया उन्होंने, ठीक है, 22%। क्या बोल रहा है वो, देखो क्या था कि कंपनीज को पता है टैक्स कितना लगता है, 30%। तो जो नई कंपनीज बनेंगी ना, उनको तो बोला कि 15% लगेगा, एग्जिस्टिंग को 22% लगेगा। आ रहा है समझ। तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट हमारे यहाँ के लोवेस्ट हो गए, लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये एक्चुअली में दुख की बात है। आ रहा है समझ, ठीक है, क्योंकि हमारा जितना डायरेक्ट टैक्स पे लोड कम करती है ना सरकार, तो सरकार को पैसा तो चाहिए ही है, तो डायरेक्ट टैक्स पे लोड करती है तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ा देती है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या है कि गरीब की जेब से भी उतना ही पैसा जाता है जितना कि अमीर की जेब से। हमारे देश में सिस्टम एक्चुअली में ना डायरेक्ट टैक्सेशन का ज़्यादा बेटर है। इससे क्या होता है कि जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि सही तरीके से वो
वसूल नहीं हो पाता, लोगों को दिखता है डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली, तो उसको कम कर देते हैं तो लोगों को फील गुड आ जाता है। उसको कम करते हैं तो लोगों को दिखता है कि अरे देखो सरकार कितना अच्छा कर रही है, टैक्स कम कर दिया। लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि बेटा जीएसटी के नाम पे कितना वसूला जा रहा है, आ रहा है समझ में। तो अल्टीमेटली बेवकूफ़ बन ही जाते हैं मतलब। ठीक है ना। चलो अब देखो, है ना, रिडक्शन इन टैक्स रेट। तो गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट द टैक्सेशन अमेंडमेंट लॉ ऑर्डिनेंस 2019 टू मेक सर्टेन अमेंडमेंट्स इन द इनकम टैक्स एक्ट, है ना। ये श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गोवा में हुई थी, है ना, गोवा में हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो गोवा में कॉन्फ्रेंस में क्या बताया उन्होंने, देखो, इन ऑर्डर टू प्रमोट ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट न्यू प्रोविजन हैज़ बीन इंसर्टेड इन द इनकम टैक्स एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1920 which allows any domestic company an option to pay income tax at the rate of 20% subject to condition कि एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, है ना। और इफेक्टिव टैक्स रेट जो है इन कंपनीज के लिए फिर कितना आ जाएगा, 25.17%, इंक्लूडिंग ऑफ सरचार्ज। क्या होता है ना कि आपको जो टैक्स लगता है तो आपकी इनकम कैलकुलेट कर समय में कुछ आपको एग्जेम्पशन भी मिलता है ना। तो हमने कहा कि हाँ भैया चलो टैक्स मिल जाएगा 22%, लेकिन एग्जेम्पशन मत क्लेम कर लेना फिर। तो उससे थोड़ा सा बढ़ गया टैक्स रेट, बेसिकली इनडायरेक्टली 25.17 आ गया, ठीक है ना। ठीक है। ऑल्सो सच कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अच्छा, अब ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखो, कंपनीज की दो इनकम कैलकुलेट होती हैं। एक कॉरपोरेट लॉज वगैरह के हिसाब से, और एक इनकम टैक्स लॉज के हिसाब से। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। कंपनी ये वाला प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है और ये वाला प्रॉफिट कम करना चाहती है, ठीक है ना। तो पास्ट में क्या हुआ था कि ये वाला जो प्रॉफिट है ना, ये इनकम टैक्स एक्ट वाला, ये लोगों ने इतना कम कर लिया ना कि मान लो कि जैसे कॉर्पोरेट लॉ का आ रहा है 100 रुपये, इसका आ रहा है 10 रुपये, इस लेवल पे कम कर लिया लोगों ने। आ रहा है समझ, टैक्स के अलग अलग एग्जेम्पशन होते हैं उसका फ़ायदा उठा करके, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि 5% टैक्स लगना है ना, तो लोगों को किस पे लग रहा है, इस पे, ओ माय गॉड। तो अगर मान लो कि 50% टैक्स लगना है, तो जहाँ उसको एक्चुअली में 50 रुपये टैक्स देना चाहिए, वो कितना दे रहे हो बेटा, 5 रुपये। समझ में आ रहा है, क्लियर है। एग्जेम्पशन इंसेंटिव अपन डिटेल में नहीं समझ सकते हैं अभी। एग्जेम्पशन इंसेंटिव जैसे मैंने बताया ना कि 100 बेड वाला हॉस्पिटल लगा लो तो आपको क्या होगा, इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी। तो इस तरीके की छूटें जो हैं वो किस में दी जाती हैं, इनकम टैक्स एक्ट में। समझ में आ रहा है, देखो समझो, एक होता है अकाउंट्स। अकाउंट्स अपना डेबिट क्रेडिट से चलता है, जो एक्सपेंस होता है वही एक्सपेंस होता है। मान लो कि मैंने अगर मान लो कि बिल्डिंग खरीदी तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है या फिक्स एसेट है, वो फिक्स एसेट है, आ रहा है समझ में। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट जो है वो हो सकता है कि बोले कि तुमने नई बिल्डिंग अगर इतने फ्लोर की बनाई तो हम तुमको प्रॉफिट कम कर देंगे तुम्हारा। इसलिए इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट डिफरेंट निकलता है और उसके हिसाब से डिफरेंट निकलता है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो कंपनी नॉर्मली अपना जो कॉर्पोरेट लॉस वाला प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिखाती थी और ये वाला कम दिखाती थी। तो अगर मान लो 50% टैक्स है तो उसको कायदे से देना चाहिए 50, लेकिन वो दे कितना रहा है, मात्र 5 रुपये। आ रहा है समझ में। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया कुछ भी हो जाए 20% तो देना ही पड़ेगा इस प्रॉफिट पे। मतलब इनकम टैक्स वाला प्रॉफिट हम देखेंगे तो हम तुम्हारा दूसरा वाला प्रॉफिट देखेंगे, उसका 20% निकालेंगे 20, तो हम इसके हिसाब से देखेंगे कि कम से कम 20 दे रहे हो तो चल जाएगा, उससे कम टैक्स मत देना। ये होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स।
तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स भी अबॉलिश कर दिया। ये भी क्या है कि कंपनीज को थोड़ा सा बुरा लगता था, लेकिन ये भी क्या कर दिया बेटा, अबॉलिश कर दिया। बहुत सारे प्रोविजंस जो लेकर के आई है ना मैडम फाइनेंस मिनिस्टर, समझ में आ रहा है, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस ना एक्चुअली बेवकूफ़ बनाने वाले हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, जिसमें कि एक हाथ से बेनिफिट दिया और दूसरे हाथ से खींच लिया बेनिफिट, आ रहा है समझ में, तो ये बड़ी प्रॉब्लम रही है मतलब, ठीक है ना। कुछ लोग बहुत एक्यूज़ करते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को कि उनको कुछ आता नहीं है या ऐसा कुछ है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, तो मैं इस बात पे कोई ओपिनियन देना नहीं चाहता, ठीक है। टाइम विल टेल। ठीक है, उसके अलावा सरकार ने और क्या किया है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया है, मेक इन इंडिया। अनदर न्यू प्रोविजन हैज़ बीन इंसर्टेड इन द इनकम टैक्स एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1920, जिससे कोई भी लोकल कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी मतलब लोकल कंपनी जो 1 अक्टूबर के बाद बनी है, उसको सिर्फ 15% टैक्स देना पड़ेगा। ये पढ़ लिया अपन ने, ठीक है ना। इससे फिर कोई एग्जेम्पशन इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो इफेक्टिव रेट कितना आ जाएगा बेटा, 17%। मैट भी नहीं देना पड़ेगा, मैट मतलब मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। क्लियर, इतना देख लो एक बार बेटा, इतना देखो एक बार, इसमें से बस मेन मेन बातें निकाल लेना है ना, बाकी सारा 100% काम का नहीं है। ठीक है गाइस, बोलो गाइस, हो गया, चलो ठीक है ना। अब देखो, a company which does not opt for concessional tax regime and avails the tax exemption incentive shall continue to pay tax एट द प्री अमेंडेड रेट। ठीक है, मतलब कह रहा है कि भैया अगर आपको एग्जेम्पशन नहीं चाहिए तो मत लो, फिर पुराने रेट से टैक्स दे देना, ठीक है। आपके लिए जो काम की होगी मैं बताता जाऊँगा, आ रहा है समझ में, बाकी सिर्फ फालतू डेटा है आपके लिए। हाउएवर ये जो कंपनीज हैं वो कंसेशनल टैक्स में आ सकती हैं, समझ में आ रहा है, आफ्टर द टैक्स हॉलीडे एग्जेम्पशन पीरियड, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द ऑप्शन 22% से, ठीक है। बेसिकली वो बोल रहे हैं कि 22% से टैक्स देने वाला ऑप्शन अगर आपने एक बार एक्सरसाइज किया तो फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते। 22% से टैक्स देने वाला ऑप्शन अगर आपने एक बार एक्सरसाइज किया तो आप वापस नहीं ले सकते। देखो, ऐसे देखने सुनने में लगेगा कि अरे यार अच्छा तो है, 30% टैक्स का 22% टैक्स लग रहा है, आ रहा है सामने, तो कोई क्यों ऑप्ट नहीं करेगा, मतलब बहुत ऑब्वियस है कि सारे लोग इसको ऑप्ट करेंगे। दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया कि इसमें एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे। अब कई लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, कई लोगों का कैसा होता है कि इनकम उनकी बहुत होती है, लेकिन उसके बाद फिर वो एग्जेम्पशंस इतना क्लेम कर लेते हैं कि उनका इफेक्टिव टैक्स इतना ही आता है, मतलब 20-22% के आसपास ही आता है, मतलब उनका इफेक्टिव टैक्स जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 30% का टैक्स 22% मिलेगा लेकिन एग्जेम्पशन छीन लेंगे हम, तो उन कंपनीज के लिए जो लोग एग्जेम्पशन से अपना रेट उतना लेकर के आ जाती थी, उनके लिए इस पर्टिकुलर प्रोविजन का कोई मतलब ही नहीं रहा। गाइस बताओ, आपको समझ में आई जो बताया मैंने, ठीक है। इसको अपन डिटेल में समझ सकते हैं, बस नीड नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मैं थोड़ा सा तुमको बता देता हूँ, आ रहा है सामने। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर वालों ने तुमको बोला कि तुम ठीक है ना, अ, ठीक है, हम्म,
मान लो कि तुम्हारे घर वालों ने तुमको बोला कि भाई तुमको उल्टा हो जाएगा यार ये एग्जाम्पल ठीक है ना, एक सेकंड मैं फ्रेम करके बताता हूँ तुमको। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर कि नहीं बताओ? ठीक है, हाँ ठीक है। ये पता कैसा है, जैसे समझो, ठीक है, हम तुमको बोलते थे कि भाई अगर तुम 100 रुपये कमा करके ला रहे हो, समझना, ठीक है ना, कि अगर तुम 100 करोड़ रुपये कमा करके ला रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट का क्या कहना था, ठीक है, कि अगर तुम 100 रुपये तुमने कमाए लेकिन तुमने कुछ दान दक्षिणा की, आ रहा है समझ, ठीक है ना, तुमने कुछ दान दक्षिणा की है, तो वैसे तो तुम्हारा टैक्स आ रहा है 30 रुपये, लेकिन कुछ दान दक्षिणा करोगे तो तुमको थोड़ी सी हम छूट दे देंगे, किसमें, टैक्स में। हम तुमको टैक्स में क्या कर देंगे, छूट दे देंगे। कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो एग्जेम्पन्स देते हैं, जैसे कोई चैरिटी है, इस तरीके की हो गई, ठीक है ना। तो 100 रुपये कमाओगे तो 30 रुपये सरकार ले लेती थी, लेकिन वो कह रही थी कि भैया देखो तुमने सिंस भले के कुछ काम किए इसलिए हम तुमको कुछ छूट दे देंगे। तो मान लो कि गवर्नमेंट ने वो जो छूटें हैं, समझ आ रहा है, वो तुमने उठा ली 10 रुपये की, तो नॉर्मल लोगों को कितना टैक्स लग रहा है, 30 रुपये, तुमको कितना लग रहा है, 20 रुपये, क्योंकि तुमने एग्जेम्पशन उठाए, है ना। अब जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला, अब फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, ठीक है ना, कि भैया अब आप 100 रुपये कमाओगे तो आपको 22 ही रुपये टैक्स लगेगा, आपको 22 रुपये ही टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप कोई फिर अच्छा काम करते हो उसका कोई एग्जेम्पशन आपको मिलने वाला नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली अगर मैं अच्छा काम कर रहा था तो मैं तो 20 रुपये टैक्स दे रहा था, तो मैं काय को फिर 22% वाले ऑप्शन में आऊँगा। गाइज आपको समझ में आया क्या ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने दिया? बेटा सिर्फ चैरिटी नहीं है, उसमें बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, मतलब मैं सिर्फ चैरिटी एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको अभी कोई इंसेंटिव नहीं बता सकता, जैसे 100 बेड वाला हॉस्पिटल है, कॉमनवेल्थ गेम के एरिया में आपने होटल्स खोल रखे हैं, बहुत सारे हैं। क्लियर है? ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो, है ना। फर्दर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू, यहाँ से देखो, है ना, फर्दर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू कंपनीज विच एक्सरसाइज टू अवेल एग्जेम्पशन, मैट हैज़ बिन रिड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग 18.5% टू 15%। तो जो एग्जेम्पशन क्लेम करते रहेंगे उन पे वो जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है वो भी लगता रहेगा, लेकिन उसका रेट थोड़ा सा कम कर दिया हमने, 18.5% से 15%। आप ये कह लो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का रेट जो है वो 18.5% से कितना कर दिया बेटा, 15%। ये याद रखने वाली बात है बस, ठीक है। चलो, ठीक है ना। देखो एज ए फाइनेंस कंसल्टेंट ना, समझना रहे, मतलब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो कि पसंद नहीं आ रही हैं बेटा लोगों को, प्योर प्रॉपर मतलब पसंद नहीं आ रही है, मतलब ठीक है। देखो कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, उसमें फंड्स का फ्लो बना रहे, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है ना, इट इज़ प्रोवाइडेड दैट इन्हांस सरचार्ज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस एक्ट 2019 शैल नॉट अप्लाई ऑन द कैपिटल गेन्स। अब देखो ये भी एक प्रकार का टैक्स है ना, मतलब ये एक प्रकार की इनकम है। जैसे आपके पास पुरानी ज़मीन है वो आपने बेची, तो ये कैपिटल गेन्स है। आपको सैलरी की इनकम हो रही है तो वो सैलरी की इनकम है, आप कमा रहे हो रेगुलर लेवल, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस इनकम है तो वो रेगुलर इनकम है। एक होती है कैपिटल गेन्स की इनकम, ठीक है ना। कैपिटल गेन्स की इनकम मतलब आपने अपना कोई भी फिक्स एसेट बेचा, तो जितने का आपको पड़ा है, समझ रहिए, जितना उसकी कीमत बची उससे ज़्यादा में अगर बेचा तो आपको क्या होता है, कैपिटल गेन्स। तो उस पर एक सरचार्ज लगता था, उस पर एक सरचार्ज लगता था। शेयर्स अगर आपके पास है ना, अगर आपके पास शेयर्स हैं और शेयर्स अगर आपने बेचे, शेयर्स अगर आपने क्या करे बेटा, बेचे, तो शेयर्स पे भी अच्छा खासा टैक्स लगता था। उस जो गेन है वो कैपिटल गेन्स होता था, मतलब मान लो मैंने 100 रुपये के शेयर्स खरीदे, उसके बाद फिर 120 रुपये के वो शेयर्स मैंने बेच दिए, तो
तो 20 रुपए पे मुझे क्या लगता था, ये 20 रुपए कहलाता था कैपिटल गेन्स, इस पे लगता था कैपिटल गेन्स टैक्स। क्लियर है? ठीक है ना? तो वो कैपिटल गेन्स पे एक सरचार्ज हुआ करता था, ध्यान से देखो, सरचार्ज। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो वो हटा दिया उन्होंने, बोला कि ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन ए कंपनी और ए यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, a unit of business trust liable for security transaction tax in the hands of individual AOP BOI, ठीक है, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है ना? देखो ठीक है, कुल मिलाकर के इंडिविजुअल कुछ लोगों के लिए, समझ रहे, उन्होंने क्या हटा दिया कि कैपिटल गेन्स पे से सरचार्ज हटा दिया, ऐसा समझ लो। समझ आ रहा है? ठीक है, इन लोगों पे, ये जो अंडरलाइन है ना, ठीक है ना, कुछ लोगों पे से कैपिटल गेन्स सरचार्ज हटा दिया। ये बेटा सिंगल सिंगल लाइनर की तरह आप याद कर लेंगे। ठीक है ना? इनको सिर्फ सिंगल सिंगल लाइनर की तरह याद कर लेना, वो सिर्फ करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक का फुल कॉन्सेप्ट नहीं है, हर एक का फुल कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है? ठीक है, फॉरेन वाले जो इन्वेस्टर है ना, फॉरेन के बड़े इन्वेस्टर, बेटा याद रखना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कैसे याद रखोगे? फॉरेन के बड़े इन्वेस्टर्स, इंडिया के बाहर के लोग जिनके पास पैसे हैं ज़्यादा, समझ में आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल वगैरह, वो कहलाते हैं बेटा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो लोग अगर मान लो कि यहाँ पर शेयर्स बेचते हैं तो उनको भी सरचार्ज नहीं लगेगा। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि फॉरेन वालों को क्या को फ़ायदा दे रहे हैं? ताकि बेटा इंडिया में और इन्वेस्टमेंट आ जाए। समझो, हमारी नीड है कि बाहर से खूब सारा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहिए, क्योंकि अभी क्या हुआ, स्टॉक मार्केट बहुत जम के क्रैश कर गया था। क्यों कर गया? क्योंकि सडनली बहुत सारे लोगों ने बेटा पैसे निकाल दिए थे। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गया था। अब देखो, in order to provide relief to listed companies which have already made a public announcement of buyback before, बेटा आप लोगों को बहुत खतरनाक तरीके से इन लोगों ने मतलब बना रखा है, बिल्कुल क्या बोलूँ मैं, मतलब ध्यान से समझो। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात पे बिलीव करना। समझ में? बहुत ही बेवकूफ़ाना तरीके से इन लोगों ने करंट अफेयर्स का वो बनाया है, क्योंकि इन लोग ऐसे ऐसे टर्म यूज़ कर रहे हैं ना। अब जैसे इन लोग बाय बैक यूज़ कर रहे हैं, आ रहा है सामने, तो बाय बैक अब अपने आप में बेटा बहुत बड़ा मुद्दा है। समझ में आ रहा है? पूरा फुल टॉपिक है कंपनीज एक्ट का। क्लियर है? इन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें लिख दी हैं, लेकिन उसके फुल कॉन्सेप्ट अगर समझना, सिर्फ बाय बैक अकेला, मैंने अभी क्लास ली थी कुछ दिन पहले, समझ ना रहे, सी इंटर, मतलब सी इंटर और एग्जीक्यूटिव सेकेंड लेवल की जो क्लास होती है वो भी कुछ दिन पहले ली थी। समझ ना रहे, बाय बैक अकेला मिनिमम 2 घंटे का टॉपिक है। अगर एक एक घंटे की क्लास लगाऊं तो 2 क्लास लगती हैं अकेले सिर्फ बायबैक के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं ना, हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो, लेकिन मतलब कि अपन इतना सिंपली उसको वो नहीं कर सकते। ठीक है ना? ऐसे समझ लो कि कंपनी जब बनती है ना तो शेयर्स बेचती है। आ रहा है समझ? शेयर्स बेचती है का मतलब क्या है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है। कंपनी क्या करती है बेटा? इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है। आ रहा है समझ? ठीक है ना? कि हाँ भाई लोग चलो इन्वेस्ट करो, तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आ रहा है समझ? जब कंपनी के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है ना, उसको लगता है कि अरे यार और इन्वेस्ट कहाँ करें, इतना फालतू पड़ा हुआ है, तो वो शेयर होल्डर को कुछ पैसा वापस कर देती है। वो शेयर होल्डर को कुछ पैसा वापस कर देती है। समझ में आ रहा है? तो शेयर होल्डर को वापस करने के लिए वो पूरी जो स्कीम निकालती है उसको बोलते हैं बेटा बायबैक की स्कीम। उसको बोलते हैं बायबैक की स्कीम। कंपनी शेयर वापस बाय कर लेती है अपने। हाँ, मतलब ये एक तरीके से शेयर होल्डर्स का पैसा रिटर्न किया जा रहा है। एक तरीके से क्या किया जा रहा है बेटा? शेयर होल्डर्स का पैसा रिटर्न किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी के पास सरप्लस अमाउंट हो गया है और उसके पास और कोई एवेन्यू भी उसको दिख नहीं रहा है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, बहुत ही फालतू पड़ा हुआ है, ये लो वापस ले जाओ अपना पैसा। समझ में आ रहा है? बहुत है इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत कमा लिया कंपनी ने। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है ना? तो ठीक है,
लिस्टेड कंपनी जिन लोगों ने 5 जुलाई से पहले बायबैक वो कर दिया, अनाउंस कर दिया है, इट इज़ प्रोवाइडेड कि जो टैक्स लगेगा उस पर, टैक्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स इन सच कंपनीज शैल नॉट बी चार्ज। समझ में आ रहा है कि बायबैक पे जो टैक्स लगेगा वो नहीं लगेगा। आ रहा है सामने, बायबैक ऑफ शेयर्स पे टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा। सिंपल बात है। तो तुम इसको बस ऐसे याद कर लो कि बायबैक का टैक्स हटा दिया। आ रहा है सामने, ठीक है ना। अब देखो, गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ CSR 2% स्पेंडिंग। बहुत ध्यान से, CSR मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR एक नया कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या कहना है पता है इस कॉन्सेप्ट का? पता है इस कॉन्सेप्ट का क्या कहना है? इस कॉन्सेप्ट का कहना है, इस कॉन्सेप्ट का कहना है, ठीक है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का कहना है बेटा कि ना जो बहुत बड़ी कंपनीज है ना, समझना रहे हो, 500 करोड़ के ऊपर टर्नओवर, मतलब पेड अप के ऊपर 1000 करोड़ के ऊपर टर्नओवर, इस तरीके से जो बहुत बड़ी कंपनीज है ना, उनको बेटा कम से कम 2% सोशल वेलफेयर में खर्च करना पड़ेगा। उनको कम से कम गरीबी हटाओ या फिर एजुकेशन में खर्च करो या कुछ भी ऐसा। आ रहा है सामने, तो आपको कम से कम 2% स्पेंडिंग CSR की ऐसे करनी पड़ेगी। आ रहा है सामने, 2% स्पेंडिंग किस तरीके से करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हो, जनरल वेलफेयर के लिए हो। समझ में आ रहा है? तो अभी ये कितने लेवल पर है? अभी ये 2% पर है। आ रहा है सामने, अभी ये कितने लेवल पर है? 2% है। यानी जो बहुत बड़ी कंपनी उनको बोलते हैं कि भैया अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट में से 2% पैसा कहाँ इन्वेस्ट करो? सोशल वेलफेयर में। तो इट कैन बी स्पेंड ऑन द इंक्यूबेटर्स फंडेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंक्यूबेटर मतलब कि, बहुत ध्यान से समझना, एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार, जनरल नॉलेज है, रुकेगा ही नहीं। चलो ठीक है, इंक्यूबेटर में बता देता हूँ आपको। जब न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, समझ में आ रहा है, तो उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं। इंक्यूबेटर उसको थोड़ी सी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करता है, क्योंकि उसकी दम नहीं होती ना, उसके लंग्स में उतनी दम नहीं होती अगर मान लो न्यूबॉर्न के, तो उसको थोड़ी सी, एक आध दिन हो सकता है इंक्यूबेटर में रखें। आ रहा है सामने, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में बोला जा रहा है स्टार्टअप्स के लिए, कि जो नई कंपनीज हैं जो अभी भी इवॉल्व हुई है, उनको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूबॉर्न बेबी की तरह बोल रहे हैं। आ रहा है सामने। तो हमने बोला कि भैया अगर आप बिल्कुल ये नई एकदम कंपनीज जो बनी है ना, जिनकी फंडिंग किसने करी है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने, समझ में आ रहा है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने, या किसी ने भी। अरे बेटा, ठीक है, समझो ना, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ जाओ ना यार, फिर तुम अलग चले जाओगे, फिर मैं तुमको बताऊँ कि नहीं नहीं कैसे मैं सही हूँ, मतलब कि अबे 2 बच्चे हो गए मेरे। आ रहा है समझ में? तेरे को लगता है कि वो अलग चीज़ होती हो कि मैंने अलग बताया है? सोच करके देखना भाई। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। हाँ वो वेंटिलेटर जैसा होता है, लेकिन दैट इज़ नॉट द कंसर्न। मेरा पॉइंट समझना यार। मेरा पॉइंट ये है कि जैसे न्यूबॉर्न बेबी के लिए इंक्यूबेटर होता है, वैसे न्यूबॉर्न कंपनीज के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने फंडिंग करी है, उनमें अगर ये बड़ी कंपनीज पैसा डालेंगी तो ये भी सोशल वेलफेयर कहलाएगा। ये समझना है अपने को। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है? सिर्फ जो भी होता है भाई, ठीक है ना। पॉइंट क्या है कि ये जो न्यूली न्यूबॉर्न कंपनीज हैं, समझ में आ रहा है, इनको भी थोड़ी मदद करना क्या कहलाएगा बेटा? इनकी मदद करना भी CSR में कवर हो जा रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है CSR के लिए ना, CSR के लिए ऑफिशियल इसकी जो जगह है ना, कंपनीज एक्ट 2013 का स्केड्यूल 7 है बेटा। गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, समझ में आ रहा है, टेस्ट कर रहा हूँ मुझे तो, है ना। तो स्केड्यूल 7 में लिस्टिंग है कि भैया पॉवर्टी इराडिकेट करना है, तुमको गरीबों में कंबल बांटना है, समझ में आ रहा है, ऑर्फनेज में करना है, एजुकेशन के लिए करना है, समझ में आ रहा है। इस तरीके का अगर तुमको कोई भी अगर मान लो कि खर्चा करना है, ठीक है, तो वो किस में आता है बेटा? ये सारी एक्टिविटीज़ कवर होती हैं CSR में। तो गवर्नमेंट समय समय पर CSR का दायरा बढ़ा रही है। CSR का दायरा बढ़ाने का मतलब ये है कि भैया ये चीज़ भी कवर हो जाएगी CSR में, ये चीज़ भी कवर हो जाएगी CSR में। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा
ठीक है ना, कि वेलफेयर बढ़ेगा, मतलब कुल मिला करके, ठीक है ना। अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो है, जो इसमें भी नहीं होगी, समझ में आ रहा है, अभी शायद एक हफ्ते या 2 हफ्ते या इसके भी अंदर की न्यूज़ है कि कोविड में जो है ना, कोविड तो सही होगा तुम लोगों ठीक है ना, कि कोविड में अगर तुम मान लो कि खर्चा करते हो, समझ में आ रहा है, इसके लिए तो वो भी CSR में कवर हो रहा है। बेसिकली कंपनीज एक्ट ने बोला है बड़ी कंपनीज को कि भैया 2% स्पेंड करना सोशल वेलफेयर में। सोशल वेलफेयर क्या है उसको डिफाइन कर दिया है, अरे समझ, और क्या है जिसको डिफाइन किया है उसकी डेफिनेशन धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहे हैं कि इसमें भी खर्च करोगे तो सोशल वेलफेयर मान लेंगे, इसमें भी खर्च करोगे तो सोशल वेलफेयर मान लेंगे, ऐसा वाला। कुछ समझ में आया बेटा? ठीक है ना। और मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़, IIT में पैसा डालोगे, है ना, नेशनल लेबोरेटरीज और ऑटोनॉमस बॉडीज़ में, है ना, ICR ICMR, इन सब में, DRDO, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कुछ भी टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी के बढ़ावे में अगर आप पैसे डाल रहे हो तो ये सब आपका CSR में कवर होगा, समझ में आ रहा है। तो हम कंपनीज को बोल रहे हैं कि भैया सोशल वेलफेयर करो, और टेक्नोलॉजी के बढ़ावे में भी अगर मान लो मदद करोगे तो उसको भी हम क्या मान लेंगे, तुम्हारा सोशल वेलफेयर मान लेंगे। क्लियर है क्या गाइस? ओ माय गॉड, खत्म ही हो गया ये तो। देख लो बेटा इसको एक बार। है ना, तो जनरल देश विदेश का और जेनरिक लेवल पर सब नॉलेज दिया हुआ है आपको।